मोहम्मद अमीन जी, आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने सामने आकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हैक करने के लिए ओटीपी की, मतलब एक तो हैक करने की बात ही इन्होंने कहा कि ओटीपी जनरेट ही नहीं होता। ये जिस तरीके की खबरें आ रही हैं सर, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ये अब बिल्कुल साबित हो चुका है। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का कि वो निष्पक्ष काम करता है और उसकी ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल मशीन सभी क्लियर कट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने देखा रिजल्ट जो लोकसभा के आए, उसमें बीजेपी की 240 सीट आई और जो ये लोग कह रहे थे बीजेपी वाले, सभी कह रहे थे कि हमारी 400 के पार जाएंगी और कुल मिला के उनका जो बनता है टोटल 293 से वो गवर्नमेंट बना पाए। जहां तक सवाल है अपोजिशन का, तो अपोजिशन भी कम सीटें नहीं आई हैं, बराबर के आसपास ही हैं। 243 सीटें, कुछ ही कम सीटें हैं। ये रिजल्ट दर्शाता है कि कहीं पर भी किसी तरह कोई बेईमानी नहीं की गई है, ना ही ईवीएम हैक्स हो सकती है। मैंने आपको पता होगा इससे पहले भी कई बार आपके चैनल पे और दूसरे चैनल पे बताया इस बात को, विदेशों में चैनल ये ईवीएम बैन की गई इसलिए कि वो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी। अगर इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती तो वो नहीं बैन होती। अब ये हमारी जो मशीनें हैं वो जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर हैं, बैटरी ऑपरेटर है, इनका कोई इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है और ये हैक भी नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से सारी बातें निराधार है और झूठ है। आपने देखा क्या कोई मोबाइल फोन से अनलॉक हो सकता है? जी, अनलॉक करने के लिए सर क्या ओटीपी की जरूरत होती है? क्या वहां मौजूद चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनके मोबाइल से अनलॉक किया जा सकता है ओटीपी? इतना आसान प्रक्रिया है ये क्या सर? ये सब मैंने कहा ना, ये इंटरनेट से है ही नहीं, तो टोटल झूठ है, ये निराधार है, आरोप है। और ये आरोप इसलिए लगाया गया है कि वो हार गए हैं। आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है उसमें अगर एक वोट से हारता है तो भी वो हारा हुआ कहलाता है, और एक वोट से जीतता है तभी जीता है। तो 48 ये है, तो इसलिए कह रहे हैं इस बात को कि हमको हरा दिया गया जबरदस्ती और वो इससे हैक कर दिया, उससे हैक कर दिया। सब खिसियानी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और इसको सर्टिफाई किया हुआ है। ठीक है, मैं जरा मेरे साथ साहिल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, ये पूरा मामला, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया कि अनलॉक करने के लिए ओटीपी जैसी कोई बात है नहीं, मानहानि के केस दर्ज करने की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ केस दर्ज हो रहा है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्या खबरें छन कर आ रही हैं, क्या हुआ है दरअसल, और अब क्या पुलिस जांच कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले में जो एफआईआर रजिस्टर किया गया है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफआईआर रजिस्टर किया गया है। शुक्रवार को ये एफआईआर रजिस्टर किया गया। चुनाव प्रक्रिया के समय काउंटिंग सेंटर में किसी को भी मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है, जिसके वजह से वो कोई फोन पे बात कर सके, मोबाइल से वीडियो खींच सके या फोटोग्राफ खींच सके। अब उसके बावजूद कुछ मोबाइल जो अलाउ किए जाते हैं, जो अधिकृत इलेक्शन कमीशन के मोबाइल माने जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की जो स्टाफ है उनके ये मोबाइल होते हैं। उसका जो टेक्निकल स्टाफ है उनमें से एक का मोबाइल यहाँ पर रविंद्र वाइकर, जो 48 वोटों से यहाँ पर जीते हैं, उनके करीबी काउंटिंग सेंटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी मैं आपका कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, पूर्व निर्देशक अमीन जो बात कर रहे थे उनका मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। मेरे दो सवाल उनसे भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी ये सवाल पूछने की कोशिश की है, जो नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, मुंबई नॉर्थ वेस्ट के लिए अभी इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो एफआईआर रजिस्टर किया गया उसपे ये लिखा गया कि वो जो मोबाइल है उस मोबाइल के जरिए दो चीजें हो सकती है। उसपे मतलब दो चीजों के लिए ओटीपी रिसीव होते हैं। उसमें से एक जो है वो ईटीपीबीएमएस, उसके लिए वो रिसीव होता है, और दूसरा इनकोर ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। ईटीपीबीएमएस ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई तब उसमें बोल रहे हैं कि इस ओटीपी का इस्तेमाल जो डेटा एंट्री की जाती है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसके लिए वहां पर ओटीपी रिसीव हो रहा था, और उसके आधार पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो जिक्र किया जा रहा है, जो डेटा एंट्री है वो की जा रही थी। लेकिन जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसका जिक्र अब इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर रहा है। उसके बारे में सवाल उनको पूछा गया, जबकि एफआईआर में उसका जिक्र किया गया है, नंबर एक। नंबर दो सवाल उस पर यह उठता है कि जब इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट में ये स्पेसिफिकली लिखा गया, वहां पर जो जर्नलिस्ट भी जाते हैं उन्हें भी किसी भी तरीके से मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का खुद का कर्मचारी जो वहां पर टेक्निकल ऑपरेशन, मैं ईवीएम मैनिपुलेट हुआ ये बात नहीं कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। वहां पर जो मौजूद कर्मचारी है वो अपना मोबाइल किसी के हाथ में क्यों देता है, ये दूसरा सवाल वहां पर रजिस्टर होता है। और जब ये एस्टैब्लिश हो रहा है तब उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि
पुलिस से जो हमने बातचीत की, पुलिस का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट के आधार पर हमने ये एफआईआर रजिस्टर किया है और अब इसके आगे क्या करना है उसके लिए हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे सलाह मांगी है कि अब इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों चीजों पर जवाब बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई। अमीन जी इस पर जवाब दे पाएंगे? और एक और सवाल इसमें ये कि आखिरकार वो जो ये करीबी रिश्तेदार वहां कैसे पहुंच जाता है सर, वो कैसे फोन उसको मिल जाता है, इन सब पर भी सवाल होंगे सर। अमीन जी। हाँ देखिए, जहां तक सवाल है, जिनके वो अधिकृत अधिकारी हैं हमारे, उन्हीं को वहां जाने की इजाजत होती है, अदरवाइज उनको कार्ड इशू किया जाता है। अभी देखना होगा कि जिसने कार्ड इशू किया या अनधिकृत रूप से वो अंदर चला गया, इसके लिए वो पनिशमेबल होगा और उसमें जो अधिकारी हैं हमारे जिनके सामने एंट्री हुई उसकी, वो भी जाएगा, उसके वो भी जाएगा। और जहां तक सवाल है कोई बेईमानी का, तो बेईमानी नहीं हो सकती, किसी तरह का ओटीपी नहीं होता, इस तरह का सब गलत बात है। अभी सब इंक्वायरी में आ जाएगा, लेकिन मैं पक्का कहता हूं कि जो अधिकारी है वो सस्पेंड होगा और जेल भी जाएगा। ये रूल है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ आरपीआई एक्ट में, चाहे कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है। एंट्री के वक्त पर ओटीपी जनरेट होता है जैसा साहिल बता रहे हैं, क्या वो डेटा एंट्री पर भी कुछ गड़बड़ हो सकता है? ये ओटीपी का खेल क्या है सर? वो किसी चीज के लिए तो बता रहे हैं ना ओटीपी आता है। अंकिता जी बिल्कुल नहीं, वो सब गलत है, झूठ है, बनाई हुई बातें हैं। इस तरह से अगर होता तो कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं एक बार फिर जो एफआईआर में इलेक्शन कमीशन ने खुद लिखवाया है, उनकी कंप्लेंट के आधार पे मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है। मैं एक बार फिर यह दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हम कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनिपुलेट किया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खुद के शब्दों में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि वहां पर मौजूद जो अधिकारी है उन्हें जो मोबाइल दिया जाता है वो काउंटिंग सेंटर के अंदर वो लेकर जा सकते हैं और केवल ये ETPBMS और इनकोर के लिए ओटीपी लेने के लिए ही ये मोबाइल इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी समय पे ये मोबाइल बंद रखना जरूरी है, ये उन्होंने खुद अपने एफआईआर में लिखा हुआ है। अब मुझे सवाल दो है इसमें कि आप कह रहे हैं कि वो बात सही है, लेकिन जो पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए जो ओटीपी रिसीव होता है वो इस मोबाइल पर रिसीव होता है। ऐसी सूरत में ये मोबाइल कितना जरूरी है और वो मोबाइल उस इलेक्शन कमीशन के अधिकारी की तरफ से किसी कैंडिडेट के व्यक्ति के हाथ में देना, ये कितना गंभीर अपराध है, खास करके तब जब वहां का चुनाव ये इतना क्लोज निट चुनाव हो रहा है, वहां पर एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है, 48 वोटों से कोई हार रहा है, उसको आप किस नजर से देखेंगे और उस पर आप क्या बयान देंगे? क्या उस पर अगर किसी ने शक पैदा किया तो उसमें गलत होगा क्या? देखिए, जहां तक वोटर जो बैलेट आते हैं, वोट से बैलेट आते हैं, उनकी काउंटिंग की जाती है, उनके डाटा को तो अगर उससे भेजा होगा उसको गिनती के लिए, उसके बाद उसका नहीं यूज कर सकता। लेकिन जहां तक सवाल है हेरा फेरी का, वो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्थिति साफ रखने के लिए उसके अगेंस्ट एफआईआर करा दी है और मैं पक्का आपको यकीन करता हूँ, पूरे आपके देश के वोटरों को और आप सबको बताना चाहता हूँ, इसमें 100% कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा। सर ये एफआईआर पर सवाल अमीन जी, क्योंकि ये सवाल ये कि एफआईआर में पहले जो हुआ उसमें अलग चीजें हैं, बाद में अलग चीजें, उस पर सफाई भी नहीं दी जा रही है, ये गड़बड़ झोल क्यों दिख रहा है? देखिए मैडम, इसीलिए यही तो बात है ना, जो कुछ अधिकारी हैं वो कीप मम रहते हैं, उनको सामने आगे बताना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनको बताना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, इसमें कोई ऊपर नीचे की बात नहीं होना चाहिए। जब हमारी हर चीज क्लियर है, दुनिया देख रही है, हर आदमी देख सकता है, फिर क्या दिक्कत है? उसमें काउंटिंग एजेंट भी होते हैं, पोलिंग एजेंट भी होते हैं, हर तरफ निगाहें होती हैं उनकी। और हमारे जो प्रेस वाले हैं वो तीसरी आंख है, वो भी वो जो देते हैं हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को, उस पर किसी गवाही और शहादत की जरूरत नहीं होती, इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेके उस पर मुकदमा दर्ज किया दिया जाता है। ये तो हम लोग आप बताते हैं, 25 जनवरी को हर साल अपने मीडिया को हम लोग अवार्ड करते हैं, इसीलिए वो हमारे आंख नाक कान है। जी साहिल जी बताइए। अमीन जी आपको याद होगा कि इस देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव इसलिए रद्द किया गया था कि वहां पर उनके एक सरकारी कर्मचारी उनके लिए प्रचार करते हुए पाए गए और उस पर टेक्निकल ग्राउंड पे उनका चुनाव इसके लिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो बैकडेटेड इस्तीफा जो अदालत ने नहीं माना था। अब ऐसे में एक इलेक्शन कमीशन का अधिकारी जो मोबाइल उसे किसी और को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए, वो मोबाइल किसी और को इस्तेमाल करने के लिए देता है और उसकी ये दलील रहती है कि बस उन्हें फोन करना था, क्योंकि जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया गया है उसमें सिर्फ यह बोला गया है कि फोन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कितना गंभीर हो सकता है? सिर्फ गिरफ्तारी या कार्रवाई से काम चलेगा क्या? मैंने इसलिए आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन पर पहले से ही कई सवाल उठाए जा रहे थे, ऐसे में इस तरीके की घटना क्या दिखाती?
आपने यशपाल कपूर का कहा है, जो उनके ओसी होते थे मिसेस गांधी के, और उन्हीं की वजह से उनका इलेक्शन विदल्ट हुआ था और इंदिरा गांधी को हरा दिया गया था जस्टिस खरे ने। ठीक है, तो ये बात जहां तक आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश होना चाहिए कि जो हमारा अधिकारी है वो इन्वॉल्व था गलत प्रैक्टिस में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसका आधार लेते हुए, बेस लेते हुए, जिसपे आप समझ सकते हैं कि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी डीओ जो होते हैं उनकी रिपोर्ट फाइनल होती है, उसके बाद फिर सीईओज है, सीईओज के बाद उस पर ऑब्जर्वर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इसको कॉग्निजेंस लेगा और जो उचित से उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। हो सकता है जो भी रिजल्ट है उनको भी पलटा जा सकता है, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है लास्ट में पूरी रिपोर्ट्स के बाद। जी एश्योर करता हूं मैं जस्टिस ये बहुत गंभीर बात कह रही है कि अगर इसमें सीरियस लैप्सेस पाए गए, मोहम्मद अमीन कह रहे हैं अर्पिता की, अगर सीरियस लैप्सेस पाए गए तो ये रिजल्ट है उसको पलटा भी जा सकता है। ये बहुत सीरियस बात कह रहे हैं। ठीक है, इस पर जरा एक चर्चा हम शुरुआत कर लेते हैं। आनंद दुबे जी, आपका पहला रिएक्शन। नमस्ते। देखिए, मोहम्मद अमीन साहब अभी कह रहे थे कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा निष्पक्ष है। अमीन साहब, हमने चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में अनिल मसीह की भूमिका देखी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और क्या क्या हुआ, फिर कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वहां सरकार बनी, दुनिया ने देखी। तो इसके लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बार बार चुनाव आयोग निष्पक्ष है कहना बंद कर दीजिए। रही बात इस संशय और इस विवादास्पद भूमिका की, तो मुंबई में उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पे रविंद्र वाइकर के जो रिश्तेदार है मंगेश पंडिलकर, उनकी जांच वनराई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हो रही है। पुलिस स्टेशन का कहना है कि मोबाइल उस समय उनके पास था, उस पर एक ओटीपी जनरेट हुई थी जो कि ईवीएम के साथ अटैच थी, उस पर कोई ऐप था। तो ये हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन के लोग कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं। इसका मतलब जो एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि क्यों नहीं चुनाव आयोग या ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। अरे भाई, एलन मस्क कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, विश्व के सबसे अमीर लोगों में है और वो एआई को समझते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है, उसके बिजनेस में है वो। तो राहुल गांधी जी भी अगर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो जायज है, अगर हम विपक्ष से बैठे लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उसमें जायज है। जैसे वहां अनिल मसीह थे वैसे यहाँ वंदना सूर्यवंशी की भूमिका संदेह में है। एक व्यक्ति जो चुनाव जीत चुका था उसको आपने सर्टिफिकेट देने में देरी की, फिर उसके बाद कोई आदमी कहता है कि पोस्टल वोटिंग जिसकी शुरुआत सुबह होती है 8 बजे, उसको आपने शाम को करवाया। उसमें धांधली हो सकती है। जब तक सीसीटीवी फुटेज जैसे चंडीगढ़ मामले में आया था, जब तक इस उत्तर पश्चिम में नहीं आ जाएगा, ये संशय बना रहेगा। क्या पोस्टल बैलेट जो वोटिंग काउंटिंग होती है, क्या उसमें कहीं कोने में बैठकर कोई थप्पा नहीं मार सकता? अगर 300 पोस्टल वोट है और उसमें से 200-250 थप्पा मार के उसमें मिला दिया जाए और उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने ना आए, तो क्या ये धांधली नहीं हो सकती है? और ईवीएम मशीन जिस प्रकार जीते हुए व्यक्ति को हराया गया और चुनाव आयोग के अधिकारी मोबाइल लेके संलिप्त थे, अगर ये सवाल विपक्ष पूछता है मोहम्मद साहब तो ये जायज है। और आपने अभी कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो ये पासा पलट सकता है, जो हारा है उसे जिता सकता है। तो इसका मतलब हम सुप्रीम कोर्ट जाए, हम धक्के खाएं, हम 6-8 महीना वहां लड़ाई लड़े, फिर चुनाव आयोग हमें जिताएगा? कैसे लोग विश्वास करेंगे चुनाव आयोग पे? कैसे लोग विश्वास करेंगे आपके कार्य प्रणाली पर? देखिए, हर अधिकारी दोषी नहीं होता अमीन साहब, आप जैसे अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन दोष होता है। मैंने कहा रिपोर्ट देखेगा, उस पे देखिए मैंने कहा उस पे एक्शन लेगा। हाँ, आपने कहा रिपोर्ट देखेगा, एक्शन लेगा। अगर धांधली हुई है तो पासा पलट जाएगा, तो बाजी पलट जाएगी। तो क्या हम नहीं, तो क्या हम इंतजार करें? क्या हम धक्के खाएं? क्या हम कोर्ट के चक्कर काटें? अर्पिता जी, इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए, इनकी तभी बोलेंगे। इनको शांत कराइए अर्पिता जी, इनको शांत, जब इनकी बारी आएगी तभी बोलें। मेरा ये कहना है अर्पिता जी, क्या हम धक्के खाते फिरें? क्या हम कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर बार बार जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार चंडीगढ़ के मामले में इतनी बड़ी इनको फटकार लगाई, फिर भी सुधरते नहीं हो। इतने एक युवा नेता को आपने हरवा दिया जानबूझकर, षड्यंत्र करके। शर्म आनी चाहिए।